हाँ, कल्पना कीजिए कैसे उम, आतंकवादी की, जिसके पास ना तो कोई बहुत ही अत्याधुनिक हथियार है, ना ही किसी खूंखार अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कोई सपोर्ट है। हम्म। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिसके पास असल में कोई असली बम है ही नहीं। बिल्कुल। फिर भी मतलब वो एक ही दोपहर में पूरी मुंबई पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सरकार को अपने घुटनों पर ला देता है। वो भी सिर्फ एक एक साधारण से लैपटॉप और कुछ प्रीपेड सिम कार्ड्स के दम पर। हाँ, ये सोचने में ही कितना अजीब लगता है ना। बिल्कुल। और हम बात कर रहे हैं 2008 की उस कल्ट क्लासिक फिल्म की, अ वेंसडे, हाँ, जिसने मतलब भारतीय सिनेमा में थ्रिलर की परिभाषा ही पूरी तरह से बदल दी थी। सही कहा आपने। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास कई विस्तृत केस स्टडीज हैं, दृश्य दर दृश्य विश्लेषण के दस्तावेज हैं और फिल्म की मनोवैज्ञानिक थीम से जुड़े कुछ बहुत ही खास नोट्स मौजूद हैं। जो कि बहुत दिलचस्प है। हाँ, और हमारा मिशन सिर्फ इस फिल्म की कहानी को दोहराना नहीं है, क्योंकि कहानी तो शायद हमारे ज्यादातर सुनने वाले जानते ही होंगे। हाँ, कहानी तो सबको पता है। तो हमारा असल मिशन उस मैकेनिज्म या उस तंत्र को डिकोड करना है कि कैसे बिना किसी भारी भरकम एक्शन के, बिना गानों के, सिर्फ संवादों के जरिए एक आम आदमी ने पूरे सिस्टम की बखिया उधेड़ कर रख दी। देखिए, ये फिल्म इस मायने में सच में एक मास्टर क्लास है कि कैसे असिमेट्रिक वॉरफेयर, मतलब जो असममित युद्ध होता है, उसे स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। असिमेट्रिक वॉरफेयर थोड़ा ऐसे समझाएंगी? बिल्कुल। मतलब जहाँ एक तरफ पूरी ताकत और हथियारों से लैस हमारी राज्य व्यवस्था है, पुलिस है, हाँ। और दूसरी तरफ एक ऐसा अकेला इंसान है जिसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी गुमनामी है। हम्म। हमारे पास जो केस स्टडीज है ना, वे बहुत स्पष्ट रूप से बताती हैं कि ये फिल्म महज एक थ्रिलर नहीं है। तो फिर क्या है? ये 2008 के उस दौर के जो एक सामूहिक डर था और जो हताशा थी, उसका एक सीधा दस्तावेजीकरण है। सही बात है। और यही बात इस चर्चा को इतना अहम भी बनाती है, क्योंकि ये सिर्फ पर्दे की कहानी नहीं है। हम सब ने उस दौर को जिया है, बिल्कुल जी आए। या कम से कम आज भी हम उस लाल फीता शाही और सिस्टम की लाचारी को कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। तो चलिए इस दृश्य दर दृश्य विश्लेषण को खोलते हैं। हाँ, शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है रिटायर हो रहे पुलिस कमिश्नर प्रकाश राठौड़ के कबूलनामे से। वो एक ऐसी फाइल का जिक्र करते हैं जो कभी आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हुई। जो ऑफ द रिकॉर्ड रह गई। हाँ, लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो है उस आम आदमी का परिचय। फिल्म निर्माता ने उसे स्थापित करने में जो समय लिया है, वो कमाल है। वो ट्रेन वाला सीन है ना। बिल्कुल। हम उसे मुंबई की भारी भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेन में सफर करते देखते हैं। वो बिल्कुल थका हुआ, नीरस और आम सा इंसान है। हमारे नोट्स बताते हैं कि इस दृश्य में निर्देशक ने जानबूझकर किसी भी तरह के हीरोइक कैमरा एंगल का इस्तेमाल नहीं किया है। और यही इस चरित्र की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक ढाल है। मनोवैज्ञानिक ढाल? वो कैसे? देखिए, पुलिस या इंटेलिजेंस का जो पूरा ढांचा होता है ना, वो प्रोफाइलिंग पर काम करता है। मतलब वो एक खास तरह के लोगों को ढूंढते हैं। बिल्कुल। उनका रडार उन लोगों को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है जिनका कोई आपराधिक इतिहास हो, या जो किसी खास विचारधारा से जुड़े हों, या जिनकी गतिविधियां पहले से संदिग्ध हों। हाँ, जो लिस्ट में होते हैं। लेकिन ये आदमी, ये तो सिस्टम के लिए पूरी तरह से अदृश्य है, क्योंकि ये उस आम की परिभाषा में इतना फिट बैठता है जिसे सिस्टम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। अरे हाँ, वो कोई प्रशिक्षित कमांडो थोड़ी है। बिल्कुल नहीं। आप देखिए, जब वो एक निर्माणाधीन इमारत की छत पर अपना सेटअप लगाता है, तो उसके पास क्या होता है? शायद कुछ तार और लैपटॉप। वो तो है, लेकिन उसके पास पानी की एक बोतल और एक साधारण सा टिफिन बॉक्स भी होता है। अरे हाँ हाँ, वो टिफिन बॉक्स। हाँ, हमारे दृश्य दर दृश्य विश्लेषण के नोट्स इसी बात पे जोर देते हैं कि ये सामान्यपन ही सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन या मैं थोड़ा असहमति जताना चाहूंगा। अच्छा, क्यों? मतलब सिर्फ सामान्य दिखना ही तो खतरे की घंटी नहीं हो सकता ना। खतरा तो असल में तब शुरू होता है जब वो अपना पहला फोन कॉल करता है। वो कॉल तो गेम चेंजर है। हाँ, और वो जिस तरह से बात करता है वो बहुत अजीब है। मतलब आमतौर पर जब हम किसी अपहरणकर्ता या आतंकी की कॉल के बारे में सोचते हैं तो उसमें एक उग्रता होती है, एक पागलपन होता है। हाँ, वो चिल्लाते हैं, धमकियां देते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये कॉलर बहुत ही ठंडे, लगभग किसी बैंक क्लर्क वाले अंदाज में कहता है कि शहर में 4 बम रखें। और पुलिस पहले तो इसे एक मजाक ही मानती है। हाँ, लेकिन फिर एक पुलिस स्टेशन के सामने सच में एक बम मिल जाता है।
और उसके बाद तो ये पूरा का पूरा एक मनोवैज्ञानिक युद्ध में बदल जाता है। और यहीं पर वो जो असिमेट्रिक वॉरफेयर है ना, वो अपने चरम पर पहुंचता है। वो कैसे? आप कंट्रोल रूम का सीन याद कीजिए। कमिश्नर राठौड़ का कंट्रोल रूम पसीने, घबराहट और एक अनजाने खौफ से भरा हुआ है। हाँ, सब भाग दौड़ कर रहे हैं। बम निरोधक दस्ता जब उस पहले बम को डिफ्यूज कर रहा होता है तो वहां हर एक सेकंड मौत की तरह भारी लगता है। सब पसीने से लथपथ है। और इसके ठीक विपरीत हमारा ये कॉलर अपनी उस आधी बनी हुई छत पर आराम से बैठकर सेब खा रहा है। अरे हाँ, वो सेब खाने वाला सीन। ये जो दृश्यगत विरोधाभास है, मतलब जो विजुअल कॉन्ट्रास्ट है, ये देखने वाले के दिमाग में ये बात बैठा देता है कि नियंत्रण असल में किसके हाथ में है। पुलिस के पास पूरी फोर्स है, लेकिन कंट्रोल उस अकेले आदमी के पास है। बिल्कुल सही। ये बिल्कुल कॉन्वर्सेशनल जूडो की तरह हो गया। कॉन्वर्सेशनल जूडो, ये दिलचस्प टर्म है। हाँ, मतलब जैसे जूडो में आप अपने प्रतिद्वंदी को गिराने के लिए अपनी खुद की ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, है ना? हाँ, आप सामने वाले की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, आप उसकी ही ताकत, उसके ही वजन और गति का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर देते हैं। इस आदमी ने कोई भारी तबाही खुद नहीं मचाई, उसने सिर्फ सरकार के अपने प्रोटोकॉल और उनके अंदर के डर को उनके ही खिलाफ हथियार बना लिया। ये बहुत ही सटीक उपमा दी है आपने, और इसका सबसे बड़ा सबूत है उसकी मांग। वो 4 आतंकियों की रिहाई वाली मांग। हाँ, कॉलर अपनी मांग रखता है कि जेल में बंद 4 खूंखार आतंकवादियों को तुरंत रिहा किया जाए, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अतीत में उसी शहर को बम धमाकों से दहलाया था। तो अब सिस्टम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है जहां से बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। अगर वो आतंकवादियों को छोड़ते हैं तो ये राज्य की ताकत और राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा पतन माना जाएगा। और अगर वो उन्हें नहीं छोड़ते तो शहर के अलग अलग कोनों में छिपे वो बाकी 3 बम हजारों बेगुनाहों की जान ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ मेरे दिमाग में एक तकनीकी पेंच हमेशा खटकता है। अच्छा, क्या पेंच है? और मुझे यकीन है कि जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं वे भी यही सोचते होंगे। देखिए, ये 2008 का समय था, आज का नहीं, जहां तकनीक बहुत एडवांस्ड है। लेकिन फिर भी क्या पुलिस तुरंत पूरे शहर का मोबाइल नेटवर्क बंद नहीं कर सकती थी? या फिर उनकी जो तकनीकी टीम थी वो उसे इतनी आसानी से ट्रेस क्यों नहीं कर पाई? वो सिर्फ एक लैपटॉप और कुछ साधारण फोन ही तो इस्तेमाल कर रहा था। ये बहुत ही वाजिब सवाल है, और इसका जवाब हमारी केस स्टडीज के तकनीकी खंड में बहुत गहराई से दिया गया है। तो क्या है जवाब? इसके लिए हमें 2008 के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना होगा। उस समय जो सेल टावर ट्रायंगुलेशन की प्रक्रिया होती थी वो आज की तरह रियल टाइम या एकदम तुरंत नहीं होती थी। अच्छा, उसमें समय लगता था? बहुत समय लगता था। जब कॉलर फोन करता है तो इंटेलिजेंस की टीम उस सिग्नल को पकड़ने की कोशिश तो करती है, लेकिन कॉलर कोई बेवकूफ नहीं है। वो सिर्फ सिम कार्ड नहीं बदल रहा है। तो वो क्या कर रहा है? वो तकनीकी देरी यानी जो टेक्नोलॉजिकल लैग होता है उसका फायदा उठा रहा है। मतलब हर बार जब वो नया सिम या नया फोन इस्तेमाल करता है तो पुलिस को फिर से 3 अलग-अलग टावरों से सिग्नल बाउंस कराकर उसकी लोकेशन पिन पॉइंट करने की जो प्रक्रिया है वो एकदम शून्य से शुरू करनी पड़ती है। ओहो, मतलब वो सिस्टम की गति सीमा को ही अपने बचाव के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। बिल्कुल, वो उस लैग को, उस अंतराल को बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन नेटवर्क बंद करने वाले सवाल का क्या? हाँ, तो पूरे शहर का मोबाइल नेटवर्क बंद करना कोई एक स्विच दबाने जैसा आसान काम नहीं होता। वो भी है। आप सोचिए, एक शहर जहां लाखों लोग लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, वहां अचानक अगर नेटवर्क ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा? बहुत बड़ी अफरा तफरी मच जाएगी। बिल्कुल, जो भगदड़ मचेगी वो शायद किसी बम धमाके से भी ज्यादा जानलेवा हो सकती है। कॉलर ने प्रशासन को इसी दुविधा में फंसा कर रखा था। वो पुलिस को ये सोचने का समय ही नहीं दे रहा था कि वो पलटवार कर सके। ये वाकई एक बहुत ही डरावना और शानदार मैकेनिज्म है। मतलब वो व्यक्ति खुद को राठौर से बातचीत में एक बेवकूफ आम आदमी कहता है। हाँ, स्टूपिड कॉमन मैन। हाँ, लेकिन उसकी पूरी रणनीति में बेवकूफी का कोई नामो निशान तक नहीं है। वो उन राजनीतिक और प्रशासनिक मजबूरियों को बहुत अच्छे से जानता है जो ऐसे संकट के समय पैदा होती हैं। और वो उनका फायदा भी उठाता है। बिल्कुल। मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, मुख्यमंत्री का लगातार दबाव आ रहा है, और आखिरकार वो व्यवस्था जो बाहर से इतनी बड़ी और शक्तिशाली दिखती है वो टूट जाती है, घुटने टेक देती है। हाँ, सरकार उन 4 आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला कर ही लेती है। और यहाँ से फिल्म उस दिशा में मुड़ती है जो सिनेमा के इतिहास में दर्ज होने वाली थी। वो क्लाइमैक्स का मोड़। हाँ,
जब उन आतंकवादियों को पुलिस वैन में बैठाकर एक सुनसान हवाई पट्टी की तरफ ले जाया जाता है तो आप उनके चेहरों पर देखें, एक अजीब सी शांति होती है। शांति और बहुत सारा घमंड। उन्हें लगता है कि उनके संगठन ने, उनके आकाओं ने उन्हें बचा लिया। और इसी बीच पुलिस की वो टीम उस निर्माणाधीन इमारत तक पहुंच भी जाती है। लेकिन वहां क्या मिलता है? सिर्फ एक खाली कुर्सी, कुछ कटे हुए तार और एक कंप्यूटर स्क्रीन। वो आदमी हमेशा एक कदम आगे रहता है। और फिर वो दृश्य आता है जो किसी भी दर्शक को अपनी सीट से उछलने पर मजबूर कर देता है। और ये बाप रे, वो सीन तो यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हवाई पट्टी पर वैन खड़ी है, कॉलर फोन पर कमिश्नर से कहता है कि अपने आदमियों को वैन से दूर हटा लें। और पलक झपकते ही एक बहुत भयानक विस्फोट होता है। वैन और उसमें बैठे चारों आतंकी आग के गोले में बदल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये धमाका पुलिस ने नहीं किया था। बिल्कुल नहीं, ये सरकार की योजना का कोई हिस्सा था ही नहीं। और इसी जबरदस्त झटके के साथ फिल्म का सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। हाँ, कॉलर का वो आखिरी फोन आता है। वो राठौर को फोन करता है और बताता है कि शहर में बाकी के 3 बम कभी थे ही नहीं। क्या बात है, कोई टाइमर नहीं चल रहा था, कहीं कोई बेगुनाह खतरे में नहीं था। वो पूरी अफरा तफरी, वो जो पूरा खौफ का माहौल था, वो सिर्फ एक भ्रम था, एक इल्यूजन। हाँ, एक ऐसा भ्रम जिसे बड़ी चालाकी से रचा गया था ताकि सरकार खुद उन 4 आतंकियों को सुरक्षित जेल से बाहर निकाले और एक जगह पर इकट्ठा करे जहां ये आम आदमी उन्हें एक ही झटके में खत्म कर सके। वो राठौर से कहता भी है ना, मैंने वो किया जो आप नहीं कर सके। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ी समस्या नजर आती है और मैं सच में इसे चुनौती देना चाहती हूँ। बताइए क्या समस्या है। देखिए, फिल्म निर्माता ने बहुत ही चतुराई से इस आदमी को एक हीरो बना दिया। जब वो कहता है कि वो रोज रोज के आतंकी हमलों, ट्रेनों में होने वाले धमाकों और फिर अदालतों में सालों तक चलने वाले मुकदमों से थक चुका था, तो दर्शक तालियां बजाते हैं। हाँ। दर्शक के रूप में हम सब उस पल तालियां बजाते हैं क्योंकि हम भी उन आतंकवादियों को मरते हुए देखना चाहते थे। लेकिन क्या ये एक बहुत ही खतरनाक मिसाल नहीं है? खतरनाक मिसाल? आप किस संदर्भ में कह रहे हैं? मेरा मतलब है, अगर सिस्टम धीमा है तो क्या एक आम नागरिक को ये अधिकार मिल जाता है कि वो पूरे शहर को बंधक बना ले, पुलिस को झूठे बम की धमकी दे और खुद ही जज और खुद ही जल्लाद बन जाए? हाँ, आप बिल्कुल सही नस पकड़ रहे हैं। और आपको बता दूं, हमारी केस स्टडी के सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का हिस्सा भी यही है। अच्छा, तो नोट्स क्या कहते हैं इस बारे में? नोट्स बताते हैं कि फिल्म हमें जानबूझकर एक नैतिक अंधेरे में, यानी एक मॉरल ब्लाइंड स्पॉट में धकेल देती है। मॉरल ब्लाइंड स्पॉट? हाँ, निर्देशक ने बहुत ही खूबी से हमारे ही अवसीतन का फायदा उठाया है। चूंकि जो लोग मारे गए वो प्रमाणित आतंकवादी थे, इसलिए दर्शक के रूप में हमारा जो विवेक है वो उस आदमी के तरीके को माफ कर देता है। क्योंकि हमें लगता है कि नतीजा तो सही निकला। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसे बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो इस आम आदमी ने जो साधन अपनाए, झूठी बॉम्ब की धमकी देना, जनता में इतना बड़ा खौफ फैलाना और राज्य की पूरी व्यवस्था को ब्लैकमेल करना, हाँ, ये सब तकनीकी रूप से आतंकवाद की ही श्रेणी में आते हैं। अरे हाँ, बिल्कुल। आतंकवाद की परिभाषा यही है कि राजनीतिक या वैचारिक उद्देश्य के लिए हिंसा या डर का इस्तेमाल करना। और उसने भी तो डर का ही इस्तेमाल किया ना। यही तो इस चरित्र की सबसे बड़ी विडंबना है। वो उस सिस्टम को आईना दिखा रहा है जो आतंकवादियों के सामने पंगु हो गया था। लेकिन ऐसा करने के लिए उसने उसी डर की भाषा का इस्तेमाल किया जिसे आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत ही गहरी बात है। हालांकि वो इस बात को पूरी तरह स्पष्ट करता है कि उसकी कोई राजनीतिक मांग नहीं है। वो किसी धर्म या विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। तो फिर वो क्या है? संवाद है उसका। वो कहता है कि हम आम लोग बहुत रेजिलिएंट या सहनशील कहलाते हैं। हाँ, वो डायलॉग बहुत मशहूर है। वो कहता है कि ये सहनशीलता हमारी ताकत नहीं है, बल्कि ये हमारी मजबूरी है। बिल्कुल, सिस्टम हमारी मजबूरी को हमारा गुण बताकर पेश करता है, ताकि उन्हें कुछ करना ना पड़े। और शायद इसीलिए जब वो आदमी अपना काम खत्म करके मुंबई की उस अनाम भारी भीड़ में गायब हो जाता है तो कोई उसके पीछे नहीं भागता। कोई नाटकीय चेस सीक्वेंस नहीं होता। हाँ, वो सिर्फ एक और चेहरा बन जाता है जो लोकल ट्रेन में चढ़कर अपने घर जा रहा है, शांति से। और यही बात पुलिस कमिश्नर राठौड़ के उस फैसले को भी समझाती है जो हमने एकदम चर्चा की शुरुआत में देखा था। वो फाइल बंद करने वाला फैसला। हाँ, राठौड़ उस फाइल को हमेशा के लिए अनौपचारिक रूप से क्यों बंद कर देते हैं? क्यों? क्योंकि राठौड़ खुद भी उसी सिस्टम का हिस्सा है जो अंदर से खोखलापन महसूस कर रहा है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून के अनुसार, यानी लॉ के हिसाब से, राठौड़ जानते हैं कि वो आदमी एक खतरनाक अपराधी है,
जिसे हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि उसने कानून तोड़ा है। लेकिन एक इंसान के रूप में, न्याय के नजरिए से यानी जस्टिस के हिसाब से, राठौड़ को लगता है कि उस आदमी ने वो काम कर दिया जो कानून की बेड़ियों में जकड़ी पुलिस शायद सालों तक नहीं कर पाती। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? ये पूरी की पूरी बहस कानून बनाम न्याय पर आकर सिमट जाती है। लॉ वर्सेस जस्टिस। बिल्कुल। कानून एक तय प्रक्रिया है जो अक्सर अंधी होती है, बहुत धीमी होती है, जबकि न्याय एक भावना है जो कभी-कभी हिंसक और अराजक भी हो सकती है। और हमारी केस स्टडी के जो नोट्स हैं वो इस बात को बहुत खूबसूरती से रेखांकित करते हैं कि फिल्म किसी भी पक्ष को पूरी तरह से सही नहीं ठहराती। अच्छा, मतलब वो कोई फैसला नहीं सुनाती? नहीं, ये सिर्फ एक आईना दिखाती है। फिल्म का उद्देश्य आपको ये बताना बिल्कुल नहीं है कि उस आदमी ने जो किया वो कानूनी रूप से सही था, बल्कि फिल्म का उद्देश्य आपको ये महसूस कराना है कि परिस्थितियां कितनी ज्यादा खराब हो चुकी थीं कि एक आम आदमी को, एक सीधे साधे इंसान को इस हद तक जाना पड़ा। तभी वो पूरी फिल्म में गुमनाम ही रहता है। बिल्कुल, उसका कोई नाम नहीं बताया जाता, क्योंकि वो कोई व्यक्ति विशेष है ही नहीं, वो एक सामूहिक हताशा का मानवीय रूप है। और शायद इसीलिए अ वेडनेसडे महज एक फिल्म नहीं रह गई है, बल्कि ये एक सिनेमैटिक केस स्टडी बन गई है। सही कहा। इसने साबित कर दिया कि आपको दर्शकों के रोंगटे खड़े करने के लिए कोई विदेशी लोकेशंस नहीं चाहिए, करोड़ों के सेट या फिर वो फिजिक्स के नियमों को तोड़ने वाले एक्शन दृश्यों की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ एक बेहद कसी हुई पटकथा, मनोवैज्ञानिक रूप से सटीक संवाद और एक ऐसा नैतिक द्वंद्व चाहिए जो दर्शक के दिमाग को पूरी तरह से झकझोर दे। ये एक ऐसी शतरंज की बिसात थी जिसमें बोर्ड ही ऐसा डिजाइन किया गया था कि मोहरे चाह कर भी खेल के नियम नहीं बदल सकते थे। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी प्रक्रिया में निर्देशक ने दर्शक को भी एक मोहरा बना दिया। दर्शक को मोहरा? वो कैसे? देखिए, जब हम उस धमाके पे खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, तो हम अनजाने में ही उस सतर्कतावाद का, उस विजिलेंट जस्टिस का समर्थन कर बैठते हैं, जिसे कोई भी सभ्य समाज सैद्धांतिक रूप से खारिज कर देगा। बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये एहसास कि हम कितनी आसानी से अपनी नैतिकता को किनारे रख सकते हैं, यही इस फिल्म की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। उफ, ये वाकई दिमाग को झकझोर देने वाला विश्लेषण है। इस गहन चर्चा ने फिल्म के उन परतों को खोल दिया है जो शायद सिर्फ पर्दे पर देखकर समझ में ना आए। बिल्कुल, इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। ये फिल्म सिर्फ पुलिस और आतंकवाद की कहानी नहीं है, ये हमारे अपने अंदर छुपे उस डर और गुस्से की कहानी है जो किसी भी दिन फट सकता है। सही कहा। तो जैसे हम अपनी आज की इस चर्चा को समेटते हैं, मैं चाहता हूं कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं वे इस बात पर गहराई से विचार करें। देखिए, हम सभी एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जो कभी-कभी बहुत धीमी, अंधी और बहरी लगती है। हाँ, लाचारी महसूस होती है। हम सब ने कभी न कभी उस आम आदमी की तरह हताशा महसूस की होगी। लेकिन अगर सिस्टम के बार बार फेल होने पर आम नागरिक खुद ही व्यवस्था को दरकिनार कर न्याय का फैसला करने लगें, तो क्या हम उसी अराजकता को जन्म नहीं दे रहे जिससे हम लड़ना चाहते हैं? बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या एक समय ऐसा नहीं आएगा जब वो आम नागरिक खुद ही वो दानव बन जाएगा जिसे वो खत्म करने निकला था? क्या न्याय के नाम पर एक अच्छे उद्देश्य के लिए पैदा किया गया खौफ आतंकवाद के खौफ से सच में अलग होता है? या फिर उस शांत तालाब को कभी कभी सच में एक हिंसक तूफान का रूप लेना ही पड़ता है ताकि किनारे पर सो रही दुनिया जाग सके? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस असहज कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं छोड़ते हैं। खुद सोचिएगा,